नमस्कार साथियों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राज आईएएस के श्री राज आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मेरी डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। आई होप आपकी जो होली का जो त्योहार है वो काफ़ी अच्छा गया होगा और होली का जो ब्रेक है वो भी काफ़ी दिनों का हो गया है। बट हम फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर को। तो नॉर्मली थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है, तो अगर आवाज़ में आपको लगे कि थोड़ा भारीपन है या उस एनर्जी से आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है तो माफ़ कीजिएगा। बट हाँ, हम जो अपना उद्देश्य है इस क्लास का वो ज़रूर पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। टोटल इस क्लास में हम 5 आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज ओबेसिटी इंडिया। ठीक है। इंडिया में ओबेसिटी की बात हो रही है। तो रिसेंट में हुआ क्या है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस जो है 2026 वो जारी किया है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज में कुपोषण जैसी समस्या हेल्थ से रिलेटेड जो है GS2 में GS1 में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली GS2 में। ठीक है। और कुपोषण के ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी पूछे। तो आज की इस क्लास से हम आपको प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देना शुरू करेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अल नीनो के बारे में कि डब्ल्यूएमओ कह रहा है कि अल नीनो जो है वो आ सकता है इस बार। ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे, क्या है क्या नहीं है अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर हम कनाडा और इंडिया की जो न्यूक्लियर डील है उसकी बात करेंगे, बिकॉज कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेसिकली आपका थोरी यूरेनियम। ठीक है। अब ये जो है जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अब कनाडा अगर पूर्ति करेगा तो यूरेनियम के बारे में हम बेसिक जानेंगे क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो ये बड़ा काम आएगा आपको, है ना। फिर उसके बाद रूपी फॉल, है ना। आपको पता है कि वेस्ट एशिया में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा गिर जा रहा है, 92 तक पहुंच जा रहा है, हिस्टोरिकल लो पर पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में वी विल ट्राई कि रुपी क्यों गिर रहा है, क्या इसकी वजह है, कैसे इसके किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है ये। इसके बाद हम न्यू जीडीपी सीरीज की बात करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंट में बेस ईयर चेंज हो गया। तो बेस ईयर चेंज होने से जब न्यू जीडीपी जो सीरीज आई है उसके क्या क्या फायदे हैं, उसका महत्व क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। सो इन दिस टूडेज करंट अफेयर क्लास वी विल डिस्कस टोटल 5 आर्टिकल्स। ठीक है। और इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फिर से स्वागत श्री राजा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, है ना। और मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास जिसका नाम है परिक्रमा 365 डेज। पहला जो आर्टिकल है अगर आप यहां पर देखेंगे तो इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली फॉर ओवरवेट ओबेस चिल्ड्रन। ठीक है। तो हुआ क्या है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने क्या किया है, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस जारी किया है 2026 को लेकर। और यहां पर कुछ डेटा की इन्होंने बात की है। आइए उस डेटा को मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। ठीक है। इस डेटा की जो फाइंडिंग है वो फाइंडिंग नंबर 1 जो है वो ये है कि भाई इंडिया जो है ना, ओबेसिटी के मामले में इंडिया जो है वो सेकंड स्थान पर है आफ्टर चाइना। आफ्टर चीन के बाद जो भारत है वो ओबेसिटी में दूसरे नंबर पर है, मोटापे में या अधिक वजन में। जैसे आपने टर्म्स जो है कुछ ना कुछ टर्म्स जो है वो सुनी होंगी। एक सुना होगा आपने स्टंटिंग। ठीक है। एक सुना होगा आपने वेस्टिंग। ठीक है। एक सुना होगा आपने एनेमिया। ठीक है। तो ये जो टर्म्स है ये जरूर याद रखना। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई उम्र के अनुसार आपकी जो हाइट है, आपके बच्चे की जो हाइट है, औसतन 5 वर्ष में इसको लिया जाता है, आपके बच्चे की जो हाइट है वो नहीं बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई उम्र के अनुसार या ऊंचाई के अनुसार आपके बच्चे का जो वजन है वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। और एनेमिक मतलब जो महिलाएं कुपोषित होती हैं, जिनमें बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है कम होता है, वो एनेमिक वुमेन होती है। तो इंडिया इस कैटेगरी में सेकंड नंबर पर है। इन्होंने ये बताया कि ऐसा अनुमान है ना, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है कि 2040 तक, कब तक, 2040 तक टोटल टोटल 5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के लगभग भारत में, कब से लेकर 5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के
लगभग लगभग कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कि कुपोषित होंगे? तो इन्होंने यहाँ पर जो नंबर बताया हुआ है वो बताया हुआ है 56 मिलियन। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। जनरली ये देखा जाता है, ट्रेंड ये होता है कि जैसे जैसे चीजें समय के साथ आगे बढ़ेंगी तो नंबर जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा इस टाइप की जो स्टंटिंग वेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इन्होंने वर्तमान स्थिति भी बताई। वर्तमान स्थिति कैसी है? वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो 2025 में 5 से 9 वर्ष के, 2025 में, है ना, तो एक कैटेगरी इन्होंने रखी है 5 टू 9 ईयर्स। 5 टू 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं 2025 में, उनकी संख्या इन्होंने बोली है कि ये जो स्टाइल स्टंटिंग वेस्टिंग या कुपोषित है वो है, ओवरवेट जो है वो कितने हैं? 14.9 मिलियन। ठीक है, और 9 से लेकर 10 से 19 वर्ष के, 10 से 19 वर्ष के, है ना, 10 टू 9 ईयर्स, उससे आगे जो है 9 से 19 जो है वीकेंड से, ये लगभग लगभग हमारे पास कितने हैं? अप्रोक्स 26 मिलियन जो है बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रभावित हैं। तो कुल मिलाकर 41 मिलियन के अराउंड जो बच्चे हैं वो सारे के सारे प्रभावित हैं। किस चीज से? इस ओबेसिटी से, है ना। और फिर इन्होंने इसी एटलस में देखो, जैसे मान लो कल को अगर कुछ चीज लिख रहे हो, मान लो कुपोषण पे कुछ लिख रहे हो, मान लो ओबेसिटी पे क्वेश्चन आ गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आप ये समझिए कि कल को जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप अगर ये बोलेंगे ना कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एटलस रिपोर्ट 2026, वहां इन्होंने ये कहा, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज लिख रहे हो उसके पीछे एक ऑथेंटिसिटी है, और ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहां पर बता दिया कि टोटल टोटल कितने, लगभग 41 मिलियन के अराउंड जो है बच्चे ऐसे हैं। फिर इन्होंने विश्व में बोला कि विश्व में, है ना, हर 5 में से, प्रत्येक 5 में से, प्रत्येक 5 में से एक बच्चा ऐसा है, प्रत्येक 5 में से हर एक बच्चा ऐसा है जो कि ओवरवेट है, यानी कि ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, और मोटापे की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होंगे? अब प्रभाव की बात भी इन्होंने करी यहां पर, है ना। आइए इसके प्रभावों को मैं गिना देता हूं आपको। जैसे हम प्रभाव की बात करें, है ना, तो जो भी व्यक्ति मोटा होता है, नॉर्मली जो ओवरवेट होता है, उसको सबसे पहली जो समस्या है वो क्या हो सकती है? हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, कार्डियोवस्कुलर डिसीज की कार्डियोवस्कुलर डिसीज हो सकती है ना। हाइपरटेंशन हो गई, कार्डियोवस्कुलर डिसीज जो है वो हो सकती है। सबसे बड़ा जो इश्यू चल रहा है भारत में आजकल मोटापे की वजह से, वो चल रहा है टाइप 2 डायबिटीज। सबसे बड़ा इशू क्या है? टाइप 2 डायबिटीज। और इन सब का कारण क्या है? अगर आप देखोगे तो इन सब का मूल जो कारण है वो है लाइफस्टाइल, है ना। मतलब कारण अगर मैं लिखवाऊं आपको तो आप तुरंत आप ये समझ जाओगे कि देखो, कारणों में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो कारण है वो है जंक फूड, है ना। आजकल के बच्चे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, है ना, ये सब बाहर का जो खाना है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। घर का खाना ही नहीं खाते हैं। जो मेन खाना है, जो हमारा देसी खाना, मिलेट्स, पता नहीं कोई बच्चा खाता है, कोई नहीं खाता है। तो स्पेशली शहरों में ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, दूसरा, किसी भी टाइप की कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहा है ना। भाई सुबह जाए, जैसे हमारे फादर जो है हमें पहले 4 बजे उठा दिया करते थे, है ना। भाई घर में गाय भैंस भी थी तो थोड़ी उनकी सेवा हो जाती थी, फिर थोड़ा दौड़ वौड़ लगा के आ जाते थे तो थोड़े स्वस्थ रहते थे। ठीक है, बट ऐसे आजकल नहीं है। आजकल के बच्चे, भाई एसी चल रहा है, उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर शाम होती तो होमवर्क करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, तो रिपीट होता रहता है। तो उनको खेलने का उतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आजकल हो क्या रहा है, बच्चे पी रहे बहुत ज्यादा भर भर के शुगर ड्रिंक्स। ये रीजन इस रिपोर्ट में ही बताए हुए हैं, मैं नहीं बता रहा हूं अलग से। शुगर ड्रिंक में क्या है? कोको कोला पियेंगे जी। आजकल तो मैं अभी गांव गया था अपने, तो गांव में मैंने देखा कि हर तीसरा बंदा स्टिंग पी रहा है, बिना ये जाने कि इसमें कितनी कॉफीन की मात्रा है, कितनी नहीं है। कॉफीन, जो कैफीन है उससे क्या नुकसान होगा, कितनी शुगर इसमें है, बस एडिक्शन बनाया हुआ है। और इसमें क्या पी रहे हैं ये लोग? स्ट्रिंग पी रहे हैं। रेड बुल टाइप का जो चीजें हैं वो
चीजें पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और एक समस्या बताई, दैट इज पोषण युक्त भोजन, ठीक है। इसकी बड़ी विशेष कमी बताई इन्होंने कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। और एक रीजन और बताया, दैट इज शहरी जीवन शैली, शहरी जीवन शैली। देखो, हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि भारत सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे मिशन पोषण 2.0, जैसे यहां पर मैं ऐड कर देता हूं कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अच्छा, ये नहीं सोचना कि ये केवल ओबेसिटी से संबंधित बताएं, सारे ही मैं बता देता हूं। जैसे सरकार ने जो चला रखा है, वो चला रखा है मिशन पोषण, अब तो इसका सेकंड वर्जन चल रहा है, तो 2.0, ठीक है। सरकार ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर तक बनाया ताकि मिलेट के बारे में जागरूकता फैले, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर ICDS आपने सुना होगा, एकीकृत बाल विकास योजना कहते हैं इसको हिंदी में। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आपने सुना होगा, मातृत्व वंदना योजना आपने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद आपने सुना होगा मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील, जो कि कुपोषण के साथ साथ बच्चों का जो एवरेज है स्कूल में ड्रॉप आउट रेट, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है कुपोषण के साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा पोषण वाटिकाएं, वाटिकाएं और कुपोषण को कम करने के लक्ष्य भी हैं, कुपोषण को कम करने के लक्ष्य भी हैं कि 2% साल दर साल कम करना है, 3% एनीमिक वोमेन जो है उनको साल दर साल तरीके से उनका जो एनीमिया की बीमारी है उसको क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। तो समाधान यही है कि जंक फूड की जगह हेल्दी फूड खाया जाए, शुगर ड्रिंक्स की जगह शुगर ड्रिंक्स की जगह पर टैक्स ज्यादा बढ़ा दी जाए, जागरूकता फैली जाए, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा हो बच्चों की, है ना, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो बेसिक यही है, और बाकी कुछ स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट की, इनको भी आप साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा जो पढ़ाया है उससे थोड़ा यूनिक सवाल देंगे, तब जाके आपका दिमाग जो है वो चमकेगा। घर पे जाके थोड़ा सा एटलीस्ट ट्राई करोगे चीजों को खोजने की, कि भारत में पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए क्या चुनौतियां हैं। भाई, पोषण परिणामों में क्या चुनौतियां हैं, सरकारी योजनाओं की भूमिकाओं की इसमें समीक्षा कीजिए। मतलब जो सरकारी योजनाएं मैंने बताई हैं उसका आपको ये भी बताना है कि भाई ये पॉजिटिव वे में काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। मिड डे मील का एक पॉजिटिव भी बताओ, एक नेगेटिव भी बताओ, है ना, कि भाई ये काम कैसे कर रही है, इस चीज की समीक्षा करनी, एकदम उधेड़ बुन देना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, हाई चांस ऑफ अल नीनो आफ्टर जुलाई सेज WMO। तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस बार 2026 में कि उसके बाद जो है इस बार जो है एल नीनो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले देखो, मैं आपको हमेशा पहले दो चीजें समझाता हूं कि भाई अल नीनो और ला नीनो होता क्या है। ये कुछ भी नहीं है, क्लाइमेटिक फिनोमेना है, और भी ज्यादा समझोगे तो ओशन करंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओशन की करंट जो है उसमें फेर बदल ही अल नीना ला नीना है, और कुछ नहीं है। जैसे एक नॉर्मल वर्ष है, यानी कि एक सामान्य वर्ष है, इसमें होता क्या है, नॉर्मली देखोगे तो यहां पर एक करंट देखने को मिलती है आपको, यहां पर एक करंट देखने को मिलेगी ओशन की, और इस करंट का नाम है पेरू की करंट, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। और ये जनरली नॉर्मल ईयर में कैसी होती है, कोल्ड करंट होती है। कोल्ड करंट क्यों होती है, क्योंकि यहां पर जो है वो यहां पर जो है ये आपके क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। अब ये इक्वेटर जो है तो यहां पर क्या चलती है, यहां से आने वाली विंड और यहां से आने वाली विंड आपस में मिलती है तो सिंपल सी बात है कि यहां से जो हवा है वो पानी जो है वो कैसे चलता है, क्योंकि हवा की डायरेक्शन बेसिकली देखा जाए तो यहीं पे ही है। तो जो हवा है वो किस तरफ चल रही है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मली, अरे ऐसे देखो ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है, बट हम इसको ऐसे कंसीडर करके चल रहे हैं।
अब होगा क्या कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो गर्म पानी है, वो शिफ्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के इस कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी हॉट करंट या हॉट वाटर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी क्या है, कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर है तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अब जब हाई प्रेशर बनेगा तो बात होगी बारिश की, है ना। तो बारिश सिंपल सी बात है कि यहां पर जब लो प्रेशर होगा तो विंड जो है वो क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो हाई प्रेशर पे विंड उतरती है और लो प्रेशर पे विंड जो है वो ऊपर उठती है। तो इस टाइप से अपना एक सर्कुलेशन पूरा करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर ये समझ में आ गया तो इसको मिटा देता हूं एक बार। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बेसिकली आपके क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहां पर आपकी ठीक ठाक लेवल पर आपको बारिश देखने को मिलेगी, जबकि यहां पर सूखा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मत्स्य पालन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, ये इसका प्रभाव है, मत्स्य पालन, ठीक है। और यहां पर भारी वर्षा की वजह से हमें देखने को मिलेगी बाढ़, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर और इसको हम कह सकते हैं ला नीना, ये ला नीना की कंडीशन है। अब इसी कंडीशन का अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट, जब आपकी ट्रेड विंड जो है वो क्या हो जाती है, एक समय ऐसा आता है साल में जब आपकी ट्रेड विंड कमजोर होती है। तो ट्रेड विंड जो कमजोर होती है तो यहां का जो गर्म पानी था, है ना, वो कहां है, यहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये पेरू की जो करंट है, अब ये क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब ये जब कोल्ड कोल्ड ऑलरेडी है, अब ये क्या हो जाता है, यहां पे वार्म वाटर जो है वो शिफ्ट हो जाता है और यहां पर कैसा, कोल्ड वाटर शिफ्ट हो जाता है। कोल्ड वाटर होगा तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब विंड उतरती है और जहां पर भी विंड उतरती है वहां पर बहुत कम वर्षा होती है, होती भी है, नहीं भी होती है। तो यहां पर क्या है, हवाएं उतर रही है और यहां से क्या है, हवाएं चढ़ेंगी। तो सर्कुलेशन जो है वो पूरा होगा, इसी को एनसो भी बोला है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर तो हमें बाढ़ देखने को मिलेगी और यहां पर जो मछली उत्पादन पहले बहुत ज्यादा होता था वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पानी नीचे से, आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अपवेलिंग ऑफ वाटर। तो पानी जब नीचे से ऊपर आता है ना, तो अपने साथ फाइटोप्लैंक्टन्स लेके आता है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, मछलियां उसको खाती हैं, ठीक है। तो फिशिंग ग्राउंड यहां पर डेवलप हो जाता है। लेकिन अब यहां पर क्या है, कोल्ड वार्म वाटर है, तो फिशिंग ग्राउंड नहीं रहेगा या सूखा देखने को मिलेगी। तो जंगलों में जो आग लगती है ऑस्ट्रेलिया में, वो लगती है अल्नीनो के टाइम पर। और जबकि पेरू के वेस्ट कोस्ट पर जो बारिश होगी, यहां पर जो बाढ़ आती है वो अल्नीनो के टाइम पर आती है, ठीक है। तो ये है अल्नीनो और ये है लानीना या नॉर्मल कंडीशन। इस तरीके से चीजें काम करती हैं, ठीक है। आई होप इस इमेज के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और अल्नीनो का इंपैक्ट क्या है कि भारत में उसकी वजह से कम वर्षा होती है, लानीना की वजह से अच्छी खासी मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे एक अल्नीनो मोदोकी होती है, तो जापान के कंटेक्स्ट में अल्नीनो मोदोकी कह देते हैं हम उसको, ठीक है। चलिए, तो एक सवाल आपके लिए जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर देना चाहता हूँ वो ये है कि अल्नीनो क्या है, भारत के मॉनसून पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए, और एक सवाल प्रीलिम्स का जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ आपको कि यह पूर्वी प्रशांत महासागर में अल्नीनो जो है समुद्र सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि से संबंधित है, भारतीय मॉनसून को प्रभावित कर सकता है। तो आप देखिए कि यह पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि, पूर्वी प्रशांत है ना, तो पूर्वी प्रशांत महासागर यानी कि बात कर रहा है यहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पर असामान्य वृद्धि होती है अल्नीनो में, तो बात तो सही है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। और ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ये वाला भी सही हो गया है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो आपने आई होप ये समझो, देखो जो नॉर्मल ईयर की कंडीशन है वो लानीना की कंडीशन, आप ये समझो लानीना की वजह से भारत में ठीक ठाक मानसून होता है, ठीक है, वो मानसून को बढ़ावा ही देता है, कम नहीं करता है। लेकिन अल नीनो की वजह से कंडीशन जो है वो उल्टी हो जाती है, तो हवाएं इस ओर खींचने लगती हैं एक्चुअली, तो उसकी वजह से बारिश जो है उतनी नहीं हो पाती है मानसून के टाइम पे, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका अल्नीना और लानीना। चलिए थर्ड आर्टिकल पर चलते हैं। थर्ड आर्टिकल में क्या है कि कनाडा जो है वो इंडिया को क्या करेगा अब, न्यूक्लियर एक्सपेंशन, क्योंकि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो 2 से 2.5% लगभग 3% टोटल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यूक्लियर एनर्जी का है।
और न्यूक्लियर एनर्जी को इन्होंने क्या माना हुआ है, क्लीन एनर्जी माना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है और ये लॉन्ग टाइम तक भी चलती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर धीरे 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 इस चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अब इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो हमें कहीं ना कहीं से चाहिए। तो हमने कनाडा के साथ एक डील की है और इस डील की जो कंपनी है वो है केम इको, है ना। वो भारत को सप्लाई करेगी, ठीक है। और कितना सप्लाई करेगी, लगभग लगभग 10,000 टन यूरेनियम जो है भारत को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। ये बात मेरी याद रखिएगा। इससे होगा क्या कि भारत का जो टारगेट है कि भाई यूरेनियम जो बेसिकली हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें हमें आगे बढ़ना है और न्यूक्लियर एनर्जी में हमें पकड़ जो है वो अपनी मजबूत बनानी है। न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी में हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारा इससे ये बड़ा काम आएगा। अब बात आती है यहाँ पर यूरेनियम की, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है। तो ये कनाडा के साथ हमने डील की, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। अब बात आती है यहां पर इस वर्ड की, देखो, है ना। जैसे यूपीएससी ने कोबाल्ट के बारे में सवाल पूछा, यूपीएससी ने थोरियम के बारे में सवाल पूछा, यूपीएससी ने टाइटेनियम के बारे में सवाल पूछा कि ये दोनों के दोनों मिनरल किन मिनरल्स में मिलते हैं, रूटाइल और इल्यूमिनाइट में मिलते हैं। ऐसे ही यूरेनियम पर भी आपसे इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकती है। तो यूरेनियम के बारे में जितने भी फैक्ट्स चीजें हैं वो सारी की सारी मैं आज आपको बता देता हूं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम जो है अगर आप देखोगे तो यहां पर इसका जो नंबर है ना, वो है 92। एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 92 है, ठीक है। चलिए यहां पर समझते हैं हम आज यूरेनियम के बारे में, है ना। आइए वन बाय वन करके एक एक चीज को लिखवाता हूं। सबसे पहले यूरेनियम आपका एक चांदी स्लेटी रंग का, है ना, चांदी स्लेटी रंग का एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। क्या होता है, रेडियोधर्मी तत्व होता है, रेडियोधर्मी धात्विक तत्व होता है, रेडियोधर्मी धात्विक तत्व, मतलब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति सुपरनोवा के टाइम पे हुई थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो प्राकृतिक रूप से सुपरनोवा के टाइम पर होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर इसका रासायनिक प्रतीक जो है वो यूरेनियम है और यू है, और एक्चुअली 92 इसमें क्या है, 92 जो है वो इसमें इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब यूरेनियम में जो आइसोटोप्स हैं, है ना, यूरेनियम आइसोटोप्स, अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी, आइसोटोप्स की। तो दो आइसोटोप्स हैं नॉर्मली हम देखेंगे तो, जैसे एक यूरेनियम 238 है और एक यूरेनियम 235 है ना। तो यूरेनियम 238 में जो यूरेनियम पाया जाता है वो पाया जाता है 99.27%, और यूरेनियम 235 में पाया जाता 0.72%, 72%। लेकिन यूरेनियम 235 की खास बात यह है कि जो चेन रिएक्शन चाहिए हमें न्यूट्रॉन के द्वारा, जो चेन रिएक्शन है ना, चेन रिएक्शन यही बनाता है। चेन रिएक्शन जो है यूरेनियम 235 ही बनाता है, किसके साथ, न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है। तो इसलिए यूरेनियम 235 को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब ये तो रहा बेसिक। अब आते हैं यूरेनियम के बारे में। जैसे यूरेनियम 234 है, नॉट फिजाइल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस अंडरगो अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नहीं होता है, ठीक है। यहां पर मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर यूज फ्यूल कंटेन यूरेनियम 235, जो कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया इसके पहले। यूरेनियम 238 मेक अप ओवर 99% 3 नेचुरल अकरिंग आइसोटोप यूरेनियम
ऑन अर्थ, बट यूज क्या किया जाता है 235। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के साथ मेन रिएक्शन जो करता है, जो चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, वो कौन करता है? यूरेनियम 235। तो इसलिए ज्यादातर जो यूज होता है वो किसका होता है? यूरेनियम 235 का एज अ फ्यूल। क्यों? क्योंकि जो फिजनेबिलिटी है या जो फिजनेबल है वो आपका यूरेनियम 235 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं कि यूरेनियम जो है कहां कहां पर बेसिकली भारत में पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो मेजर यूरेनियम जो डिपॉजिट है वो कहां कहां पर है? देखो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहां पर है ना, रोहिल, नॉर्थ दिल्ली फोल्डेड वेन टाइप रोहिल, है ना, रोहिल है ना। इसके बाद यहां पर, ठीक है, तो ये अलग अलग है ना, जादू गोंडा ये आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसकी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा, है ना, गोगी भीमा बेसिन, है ना। तो ये आपका पीडीएफ भी जाएगा, साथ साथ में आपको लिस्ट भी यहाँ पर देता हूँ। देखो जैसे भारत में देखोगे तो सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पर है, सबसे ज्यादा जो संख्या है यूरेनियम की है, सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, माइन कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा आपका झारखंड में, झारखंड भारत में पहला स्टेट है। ठीक है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो कजाकिस्तान, काजिकिस्तान, कजाकिस्तान, एक सेकंड लिखो, लो कजाकिस्तान है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर, और कनाडा के साथ हमने डील की है तो याद रखिएगा ये कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लिस्ट मैं आपको दे देता हूं कि यहां पर जादूगोड़ा, है ना, ये कहां पर है? झारखंड में, है ना। ये सारी भारत की पहली यूरेनियम खदान है जो 1967 में बनाई गई। ठीक है, इसके बाद झारखंड में भाटिन जो है, ठीक है, भाटिन जो है, इसके बाद नरवा पहाड़ जो है, बगजाता जो है ना, तुराम डिही जो है, ठीक है, उसके बाद बुधुरंग जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा, और मोहुल डिही जो है, ये सब कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर है? झारखंड में, झारखंड में, और झारखंड के स्पेशली कहां पर? एक रीजन सिंहभूम में। ठीक है, इसके बाद तुम्माल पिल्ले, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद खिलेंग पिडेंग सोहियोंग, ठीक है, ये कहां पर है? मेघालय में है। और गोगी कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र है? यादगीर नाम का क्षेत्र है, नई खोजी गई यूरेनियम की खदान है। ठीक है, सब बड़ा संभावित यूरेनियम भंडार कहां पर है? मेघालय के डोमिया सियात में। ठीक है, बड़ा संभावित यूरेनियम भंडार यहां पर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर सबसे पहली कौन सी है? सबसे ज्यादा कहां पर है? तो बेसिक यूनिक फैक्ट जो है वो मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बात आती है वर्ल्ड की। तो सबसे जो फेमस है दैट इज सिगार लेक, है ना। सिगार लेक कहां पर है? कनाडा में है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे उच्च ग्रेड वाली यूरेनियम की खदान है। तो इस पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे जब बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो ओलंपिक डैम माइन ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऐसे ही आपकी रिवर जो माइन है, ठीक है, मैक आर्थर जो रिवर माइन है वो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऐसे ही इनकाई माइन जो है वो कहां पर है? अब नाम ऐसा लग रहा है जापान का, लेकिन कहां पर है? काजाकिस्तान में है सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब आर्लिट माइन जो है वो नाइजीरिया में है। ठीक है, ये एक यूएसए में है। एक रोजिंग साउथ माइन जो है वो नामीबिया में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एंड स्पेशली ये सिगार लेक के बारे में याद रखिएगा। सॉरी, सिगार लेक, हाँ लगेगा लेक है लेकिन एक्चुअली ये माइन है। ठीक है, तो ये कौन सी कनाडा में है। ठीक है, कनाडा के सास्का चेवान। अब ये मैंने तीन चीज क्यों लिखी है? क्योंकि आजकल तीन चीजें मैच करने के लिए, मान लो एक साइड खदान दे देगा, एक साइड देश दे देगा, और एक साइड क्या दे देगा? क्षेत्र दे देगा। तीनों को मैच करवाएंगे। अब पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। तो इसलिए मैंने तीनों चीजें लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, चलो एक सवाल यहां पर प्रैक्टिस करवा देता हूं। यूरेनियम मुख्य रूप से किन किन खनिजों में पाया जाता है? जैसे लास्ट सवाल जो यूपीएससी का 25 में था वो ये था कि यूरेनियम जो टाइटेनियम जो है वो किन दो टाइप के बेसिकली मिनरल्स में पाया जाता है? तो इंडिपेंडेंट तो नहीं पाए जाते हैं। टाइटेनियम, इल्यूमिनाइट और र्यूटाइल, इन दोनों में मिलके मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे लगा कि एक क्वेश्चन ऐसा ही यूपीएससी की तर्ज पर मैं बनाता हूं कि यूरेनियम किस में पाया जाता है? यूरेनिनाइट, या कि पिच ब्लेड भी बोलते हैं इसको, पिच ब्लेंड, कॉफीनाइट, सॉरी
काफीनाइट, ठीक है, कार्नोटाइट, ठीक है, ट्यूयामू नाइट है ना, टार्बो टार्बोनोनाइट है ना, और उसके बाद आर्टूनाइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा यूरेनाइट इसमें पाया जाता है यूरेनियम, बट ये सारे के सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें यूरेनियम पाया जाता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया था ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें समय जब भी आपको टाइम लगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ करवाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट इज हाउ रूपी फॉल कुड अफेक्ट द इकोनॉमी, आईटी सेक्टर एंड एक्सपोर्ट। देखो ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है किस चीज की, कि देखो नॉर्मली जिस हिसाब से आपका सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, मार्केट में जैसे उथल पुथल हो रखी है, या जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल है ना, और ये सारे यूएसए का जो जिस हिसाब से प्रोटेक्शनिज्म से लेकर वर्ल्ड पावर में अपना दबदबा दिखाने की बात चल रही है, तो इससे हो क्या रहा है कि ओवरऑल हमारे रूपी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस इम्पैक्ट की वजह से रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। अगर मैं डेटा बताऊं आपको, तो ये बता रहे हैं कि 92 रुपीस तक तो हिस्टोरिकल लो पर अब तक रुपया जो है वो क्या कर चुका है, चल चुका है, ठीक है। अब इसमें बेसिक कारण इसमें इस आर्टिकल में जो बनाए वो तो है, वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला, पश्चिमी एशिया में युद्ध और भू राजनीतिक तनाव, है ना। क्या क्या रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। रीजन जो इन्होंने बताए हैं, है ना, एक है पश्चिम एशिया में युद्ध और भू राजनीतिक दबाव, ठीक है। एक तो ये देखने, तनाव है, दबाव है, तनाव है, या तनाव भी लिख दो, तनाव ठीक, ज्यादा वर्ड ठीक लग रहा है, पहला तो ये लिख सकते हैं, पहला रीजन तो ये होगा। दूसरा जो रीजन है दैट इज कच्ची कीमतों की तेल में वृद्धि, जो कच्चे तेल है, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि, ठीक है। तीसरा जो है वैश्विक जो पूंजी के निवेशक है ना, उसको पूंजी की निकासी, है ना, पूंजी निकासी, पूंजी निकासी कहां से, भारत से, कौन सा, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हॉट मनी भी बोलते हैं, आता जाता है, ठीक है। और चौथा, डॉलर की मजबूती, डॉलर की मजबूती और मांग, वो लगातार बनी हुई है एज कंपेयर टू रुपए के मुकाबले, ठीक है। और भारत जो है वो तो 80% ऑयल जो है, 80% ऑयल जो है वो क्या करता है, आयात करता है। तो ऐसे में हमें पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी, डॉलर में करनी पड़ेगी, तो रुपये में तो होगी नहीं, ठीक है। तो तेल की कीमत बढ़ने पर रुपया जो है वो दबाव में आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये हम जानेंगे बाद में। पहले एक चीज और सीख लो, दैट इज दो चीजें होती हैं जैसे रुपी की अगर मैं बात करूं, रुपी की, है ना, रुपी रुपी की अगर मैं बात करूं तो दो चीजें यहां पर होती हैं। रुपी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है रुपी एप्रिसिएशन, एक होता है रुपी डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब कि आज जो रुपया है वो गिर रहा है, मतलब एप्रिसिएशन का मतलब $1 पहले था 70 रुपए का, समय के साथ वही डॉलर घटकर आज 60 रुपए का हो चुका है। ये क्या कहलाता है, एप्रिसिएशन, है ना, रुपए का अधिमूल्यन कहलाता है, ठीक है। यह अवमूल्यन, यहां पर $1
पहले 70 रुपए का था, आज वो बढ़कर 92 रुपए पहुंच गया है। यह कहलाता है अवमूल्यन। डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है? अवमूल्यन। क्या कहलाएगा? अवमूल्यन कहलाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले रुपी एप्रिसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर डिमांड ऑफ डॉलर जो है, डिमांड ऑफ डॉलर जो है, अगर वो रिड्यूस हो जाए, भाई हमें नहीं चाहिए डॉलर, आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी अच्छे खासे तरीके से हो रहा है, हमें डॉलर नहीं चाहिए, तो डिमांड ऑफ डॉलर जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, और यहां पर गेम किसका है? मैंने हमेशा से बताया, सप्लाई, सप्लाई ऑफ डॉलर जो है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ये एक ही पॉइंट है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, एक रीजन ये होता है कि भाई, और यहां पर सरप्लस डॉलर है, इसका मतलब यहां पर एप्रिसिएशन होता है। आइए इसका अपोजिट कर लो, डिमांड ज्यादा है डॉलर की, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है किसकी? डॉलर की। तो क्या बन जाएगा इससे? शॉर्टेज। और शॉर्टेज जब हो जाएगी तो लोग कुछ रुपयों के बदले, कितने भी रुपयों के बदले आपको ज्यादा पैसा, मतलब कुछ डॉलर के बदले ज्यादा पैसा देना चाहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये होता, मतलब बेसिकली नॉर्मली ऐसे देखेंगे कि जो एप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन होता कब है। जैसे एप्रिसिएशन कब होता है? इंपोर्ट अगर कम हो जाए तो, इंपोर्ट अगर कम हो जाता है तब, तो हम कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन जो है होता है, क्योंकि डॉलर की उतनी जरूरत हमें होती नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाए, भारत में एफडीआई आ रहा है बहुत ज्यादा, एफपीआई जो है भारत में बहुत ज्यादा हो गया, मतलब एफपीआई भी आ रहा है और एफडीआई दोनों आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में जो रेमिटेंस है, जो प्रेषण है, वो भी आए। भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस कमाने वाला है, तो इसकी वजह से डॉलर में जो है वो क्या आता है? एप्रिसिएशन आता है। मतलब कि भारत के बाहर जो है, क्योंकि रुपए की जो डिमांड है वो बनती है, क्योंकि डॉलर जो है वो जमा हो जाते हैं, रुपए में उनको मिलते हैं, और ये क्या करते हैं? डिमांड को बढ़ाते हैं रुपये की, और ये पैसा कहाँ लग जाता है? मार्केट में लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि डॉलर का जो आउटफ्लो है वो कम होता है और इनफ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। अब नॉर्मली यहां पर देखेंगे डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन में क्या होता है? इंपोर्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है ना, हर चीज में। हम इसका अपोजिट कर दो, डिपेंडेंट है ना। देखो यहां पर अगर रीजन जानने, तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, एफडीआई। इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट ही जस्ट वाइस से वर्सा कर दो, तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन का कारण बन जाएगा। एग्जैक्टली अपोजिट कर दो, तो इसमें यहां क्या इंपैक्ट पड़ेंगे कि इंपोर्ट बिकम कॉस्टली, महंगा पड़ेगा इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट जो है अगर उस टाइम पे ज्यादा करेंगे तो लोग ज्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है वो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। इसलिए चाइना जैसे जो देश हैं वो तो जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, इंडिया की तरह इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, अब यहां पर अब आते हैं वापस आर्टिकल पर। आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो भैया, ऐसा है कि जो भी चीजें हो रही हैं, है ना, तो इस डेप्रिसिएशन का, इस अवमूल्यन का, है ना, प्रभाव क्या है? आइए उस प्रभाव को मैं बता देता हूं जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। इन्होंने बात की प्रभाव की। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रभाव की, तो प्रभाव में आप देखोगे कि आयात जो है वो महंगा हो जाएगा। आयात जो है, इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट में जैसे कि तेल बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट हैं वो, सोना फिर से महंगा हो जाएगा, क्योंकि हम स्विट्जरलैंड से आयात कर रहे हैं उसको, है ना। ऐसी चीजें, है ना, उर्वरक,
फिर महंगा हो जाएगा, मशीनरी फिर महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ये है आयात जो है वो महंगा हो जाएगा, पहला प्रभाव ये है। ठीक है, दूसरा प्रभाव जो इस आर्टिकल में बताया हुआ है दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि चालू खाता घाटा। ठीक है, चालू खाता घाटा ये क्या है, बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है, अब क्या होगा इसके अलावा, महंगाई पर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है, जैसे पेट्रोल डीजल है ना। भारत में जो महंगाई है वो बढ़ सकती है। क्यों? जो डीजल है, जो पेट्रोल है ना, जो फर्टिलाइजर है, वो तो आप बाहर से ही मंगा रहे हो, है ना। और जो उत्पादन लागत है वो क्या होगी, महंगी हो जाएगी, तो ये इसके दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रेट जो है वो भी बढ़ जाएं साथ साथ, है ना। अब ये कह रहे हैं कि देखो ये तो होगा ही होगा, पॉजिटिव भी है कुछ। क्या? कि जो हमारा आईटी सेक्टर है ना वो पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर चीजें कहां पर अर्न कर रहे हैं, डॉलर में अर्न कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, रेमिटेंस वाले जो लोग हैं जो हमें पैसा भेज रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है कि रुपया उनको ज्यादा मिलेगा, तो ये भी पैसा भारत में ही आएगा। आईटी सेक्टर क्योंकि सर्विस सेक्टर है पूरी तरीके से, तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सर्विस को, तो हमें यहां पर इसका लाभ मिलेगा। भारतीय वस्तुएं डेप्रिशिएशन की वजह से इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। कहां पर? इंटरनेशनल मार्केट में। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि 1 रुपये का मतलब आप अगर देखेंगे तो लगभग 0.00011 यूएसडी दिखाई देगा अभी आपको। ठीक है, और ये 92 के हिसाब से है अभी, है ना। और यही अगर थोड़ा सा 100 होता है तो ये और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारा प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाएंगे, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे उसको। ठीक है, एक ये भी देखा, और हमें फायदा, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल आईटी सेक्टर में सब ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये समग्र प्रभाव हमें देखने को मिलेगा निर्यात के केस में, आईटी सेक्टर के केस में। अदरवाइज तो नेगेटिव क्या है वो मैंने बता दिया जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आर्टिकल की बारी यहां पर खत्म होती है। अगला आर्टिकल, न्यू जीडीपी सीरीज, बिगर फार्म सेक्टर, इंप्रूव्ड मेजर ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रिसेंट में हुआ क्या है। रिसेंट में हुआ क्या है कि बेस ईयर चेंज हुआ है ना। बेस ईयर क्या हो गया है, चेंज हुआ है। 2011-12 से जो बेस ईयर है वो हो गया है 2022-23। ठीक है, क्योंकि 2011-12 से और 26 को लेके तो लगभग 14-15 साल का गैप आ रहा था, तो इसमें इकोनॉमी का एक्चुअल जो डेटा था वो हमारे पास नहीं आ पा रहा था। तो इस केस में यूपी बार बार जो गवर्नमेंट है वो ये भी चाहती थी, आरबीआई भी ये चाहता था कि भाई ओवरऑल हमारा बेस ईयर चेंज हो जाएगा तो हमारे पास ज्यादा डिफरेंस भी नहीं रहेगा और हमें एक्चुअल डेटा पता लगता रहेगा। तो यहां पर जो ये टर्म है बेस ईयर, इसका मतलब समझते हो आप, आई होप ये समझते होंगे कि एक ऐसा वर्ष है ना जहां पर उतार चढ़ाव जो है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिले। एक ऐसा ईयर, एक ऐसा ईयर जहां पर उतार चढ़ाव जो है हमें कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब किसके, प्राइजेस के, वस्तुओं के जो दाम है उसमें हमें ऐसा नहीं कि आज वो 100 की थी कल वो 200 की होगी, 100 से 110 ही हुई है, 100 से 105 हुई है, बहुत कम उतार चढ़ाव देखने को मिले उस साल में। तो ऐसा साल था 2022-23। तो इसको इन्होंने लिया, तो अब हमें एक्चुअल डेटा पता लगेगा हमारी इकोनॉमी का। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि नई जीडीपी सीरीज की वजह से जो हमारी पुरानी जीडीपी थी, जो हमारा वर्ष 2011-12 था के अकॉर्डिंग चीजें चल रही थी, और यहां पर 2022-23 के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही हैं उसमें डिफरेंस आ गया है। कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बेसिकली यहां पर कंट्रीब्यूशन था वो 13% से बढ़कर कितना हो गया, 17% हो गया, विच इज अगेन गुड। ठीक है,
यहां पर 15.7% से बढ़कर विनिर्माण कितना थोड़ा कम हुआ है, 14.3। व्यापार होटल यानी कि जो अलग सेवाएं हैं उनको 12.8%। और ओवरऑल देखोगे तो सर्विस सेक्टर आज भी डोमिनेट कर रहा है ना। और ये जो है, ये क्षेत्र जो है, ये सेकेंडरी सेक्टर जो है पिछड़ा हुआ है पूरे तरीके से। याद रखिएगा, अगर हमें जॉब्स क्रिएट करनी है मार्केट में तो सेकेंडरी सेक्टर को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो स्पेशल जो है आपको जरूरत है स्किल की, स्पेशल पैसे, स्पेशल जरूरत है एक पढ़ाई लिखाई की, है ना। यहां विनिर्माण क्षेत्र में भी जरूरत है, लेकिन यहां पर ये रोजगार इंटेंसिव है, मतलब लेबर इंटेंसिव है, यहां पर बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट हो सकते हैं। सोचो 111 के करीब, 111 लगभग 111 मिलियन लोगों को रोजगार तो केवल और केवल एमएसएमई सेक्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चीजें बदल गई हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कृषि का योगदान बढ़ा है और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान पहले से घटा है। बट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे तो ओवरऑल तो बढ़ा है कि 8% से योगदान जो मैन्युफैक्चरिंग का वो 11% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो अनौपचारिक, हाँ, अब एक चीज और ऐड कर देता हूं इसमें जो बहुत जरूरी है, जो यहां पर ही ऐड कर देनी चाहिए थी, कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है ना, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। अब नई सीरीज में इनफॉर्मल सेक्टर के जो सही आंकड़े हैं उसको बताने के लिए दो चीज इन्होंने शामिल की है। पहला, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या है? बेसिकली एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। एक तो ये है, एक इन्होंने पीएलएफएस की रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इन दोनों को इनफॉर्मल सेक्टर के लिए अब क्या करेगा, ये साथ में लेके चलेगा। तो ये सर्वे काफी उपयोगी है, इनको पहले शामिल नहीं किया जाता था, अब इनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अनौपचारिक क्षेत्र में जो चीजें हैं वो अब यहां पर शामिल हो जाएंगी। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? तो अर्थव्यवस्था में एक तो बहुत ही सटीक तस्वीर हमें मिलेगी किसी भी चीज की देखने को, किसी भी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग, महत्व बता रहा हूं मैं आपको। पहला, सटीक चीजें देखने को मिलेंगी अब। दूसरा महत्व है कि नीति निर्माण में हमें मदद होगी, ठीक है। तीसरा, अनौपचारिक क्षेत्र को बेहतर तरीके से पहचानने में मदद मिलेगी इन दोनों सर्वों के माध्यम से। सेक्टर वाइज विकास रणनीति बनाने में सहायक होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर ये रहे टोटल 5 आर्टिकल जो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किए। तो कोई भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट आए, इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है जो मैंने आपको दिए, स्पेशली मेंस के, प्रीलिम्स के मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ। तो किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जैसे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। मैं खुद उस चीज का रिप्लाई दूंगा। और माफी चाहूंगा कि उतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि फीवर जो है वो हो रहा है, लेकिन हाँ, कमिटमेंट है क्लास की, तो क्लास की जो कमिटमेंट है वो उसको मैं जरूर पूरा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्लास जो है वो लैक ना हो जाए, क्लास जो है वो बीच में रुक ना जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही डिफरेंट सेशन में। अभी तो बहुत कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।